चलिए भाई, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 2 सवाल नंबर पहला। ठीक है, चलो बच्चों आओ शुरू करते हैं यार। पहले सवाल की तरफ चलते हैं यार। पहला सवाल क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन विद सम है। ठीक है, अब अपने को क्या है, ए यूनियन बी का प्राइम है। तो अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हो यार, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, और यू कैन से दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज और फिर क्या लिख दूं, बी, और इनके साथ क्या है बच्चों, यूनियन विथ बी है। ठीक है, मैंने कहा अब क्या है कि पहले इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आप देख रहे हो कि यहां इंटरसेक्शन है, अगर आप देख रहे हो कि यहां पे इंटरसेक्शन है, तो इनको ओपन करूंगा तो कैसे ओपन होगा, ए प्राइम यूनियन यूनियन बी, और फिर क्या बनेगा बच्चों, इंटरसेक्शन विद बी यूनियन, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है यार। ठीक है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है यार। तो यहां देखो क्या बन गया रहा है, बी प्राइम यूनियन, अपने को पता है कि किसी भी ट्रांसपोज का, किसी भी सेट के ट्रांसपोज का अगर आप उस सेट के साथ यूनियन लेते हो तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर मैं आपको बता दूं यहां कि सर ए कोई भी सेट हो, ए यूनिवर्सल से, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट वेदर इट इज ट्रांसपोज और वेदर इट इज अ सेट। तो मैंने कहा कि अगर आप इसको ले रहे हो, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट ले रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट। और फिर देखो साथ ही साथ में कि अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लोगे, किसके साथ, किसी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो फिर क्या आएगा, ए आएगा, सेट, सेट इटसेल्फ होता है। तो मैंने कहा इनके साथ भी अगर आप लोगे तो ये बन के आ जाएगा बच्चों, ए प्राइम यूनियन बी, ए प्राइम यूनियन बी, और यू कैन से दैट ए ट्रांसपोज यूनियन बी। अब आओ इनको सॉल्व करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सर पहले ये था ए इंटरसेक्शन, अंदर वाला हमने क्या सॉल्व करके लाया बच्चों, ए ट्रांसपोज यूनियन बी। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर बोलो यूनियन, अगले वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए इज 5, ए इंटरसेक्शन ए इज 5। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, ए इंटरसेक्शन ए इज 5। तो 5 के साथ यूनियन क्या लूंगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का। अब किसी सेट का यूनियन ले रहे हो, भले ही वो सेट 5 है, 5 के साथ यूनियन क्या गया सर, 5 के साथ यूनियन क्या गया सर, ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल को देखो। अगले सवाल में क्या है कि x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो पता क्या करना है, x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 4 निकालना है। तो मैंने कहा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया ही है और x प्लस 1 भी दिया है साथ में, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे बच्चों, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दोनों का स्क्वायर करोगे, दोनों को स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड में, तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो मैंने कहा कि यहां पे आ गया 2 टाइम्स में 2xy इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल वैल्यू एक्स वाई का कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2। अब इसको हमने क्यों, इसका क्या प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग किस में, एक्स टू दी पावर 4 को मैं ऐसे लिख लूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको आप चाहो तो और क्या लिख सकते हो, मैंने कहा कि सर इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो देखो बच्चों इससे क्या फायदा है कि अपने पास सब कुछ गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया है 2 टाइम्स में, तो यहां लिख दिया मैं 2 टाइम्स में 1/4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों यहां पे, 4 माइनस 1/2 एंड 4 टू जाएट, दिस इज 7/2। तो 7/2 देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
हमने देखो यार बस x का पावर 4 और y के पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया यार, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल को देखो बच्चों, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, x का एक वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2 टू द पावर 1/3 माइनस में 2 टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो वैल्यू किसका निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है अपने को 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 6 ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो आओ इधर सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व क्या करेंगे कि देखो सर एक्स क्यूब चाहिए था, एक्स क्यूब चाहिए था, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं 2 टू द पावर माइनस 1/3। तो मैं अगर क्यूब चाहिए बच्चों तो एक्स क्यूब करना पड़ेगा मेरे को इधर दोनों साइड में। तो एक्स क्यूब करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड में क्यूब कर लेता हूं, तो 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। सॉल्व करो इसको, ए क्यूब क्या आ जाएगा 3/3 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस में 3/3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, तो 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर माइनस 1/3 और फिर क्या होगा a माइनस बी, तो दिस इज 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3। अब देखो बच्चों इनका तो क्या है एक्स क्यूब आ गया इधर, इधर का क्या है, इधर है 2 का पावर, ये 2 हो गया माइनस 1 हो गया। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 हो गया, मतलब 3 हो गया। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ था सर कि एक्स का वैल्यू अपने पास क्या है 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3, तो दिस इज इक्वल टू एक्स। कितने के बराबर आ गया, ये एक्स के बराबर आ गया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये एक्स के बराबर आ गया बच्चों तो अपने को वैल्यू किसका निकालना है, अपने को वैल्यू किसका निकालना है। अच्छा ये 2 टू द पावर माइनस 1 है सर, तो यहां माइनस लिखेंगे, 2 टू द पावर माइनस 1 आ गया तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई एक्स क्यूब और माइनस 3x को उधर लेके चला जाता हूं यार, चाहे चलो 4 2 2 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3x, ये बन के आया बच्चों। मैंने कहा 2 से इंटू कर दो सबको, तो यहां क्या हो जाएगा 2x क्यूब 3 माइनस 6x। अब दोनों को एक साइड लेके चले जाओ, 2x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 3, और यही पूछा था 2x क्यूब प्लस 6 ऑफ x। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू ऑप्शन 3, तीसरा है यार, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ए वैल्यू दिया है √3 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 4√2 माइनस √3 और a प्लस बी √6। और ये देखो बेसिकली क्या है ना, थोड़ा सा एरर है बच्चों, यहाँ पे एरर क्या है कि इसको अपन c बना लेंगे यार, इसको अपन c बना लेंगे, ये b 6 नहीं बल्कि c है, ठीक है, दिस इज c। तो अपने को निकालना क्या है बच्चों, a प्लस बी प्लस c, a प्लस बी प्लस c। मैं देखो एक बार सवाल फिर से लिख देता हूं आपको कि सवाल बेसिकली ये है 3 4√2 माइनस 4√2 माइनस 4√2, दिस इज माइनस 4√2 और माइनस √3 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी और क्या है √6 बाई c है, ठीक है। तब अपने को एबीसी का निकालना है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखो भाई रूट दिखा नहीं कि रेशनलाइजेशन करना चालू कर देना है यार, रूट दिखा नहीं कि रेशनलाइजेशन करना चालू कर देना है यार। तो रेशनलाइजेशन करे होंगे बच्चों आप इधर, तो ये क्या है 4, ऊपर वाले को 4√2 प्लस 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कि इसी से तो ऊपर नीचे इंटू करना है, तो 4√2 प्लस 3 से ऊपर और नीचे इंटू कर लो सर। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों 4√2 माइनस √3, सेम 4√2 प्लस √3, इससे इंटू कर लिए। ये सॉल्व किसको कर रहे हैं भाई, एलएचएस को। तो आया कितना बच्चों ऊपर, मैंने कहा ऊपर आ गया सर 4√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ पे 4 4 जा 16 इंटू 2 32 और माइनस अदर वन इज 3। तो ऊपर वाले को अब सॉल्व करे होंगे तो कितना आ गया होगा बच्चों a स्क्वायर का वैल्यू 16 इंटू 2 32 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2ab। तो 2ab में देखोगे आप कि 8√6 आ गया भाई यहां पे, एंड दिस इज इक्वल नीचे कितना है 29। तो थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करे होंगे तो कितना आ गया होगा बच्चों 35 प्लस 8√6 बाई 29। अब इसको कंपेयर करो
ए प्लस बी रूट 6, ए प्लस बी रूट 6 और नीचे क्या है सी। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, मैंने कहा ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, मैंने कहा बी का वैल्यू आएगा 8 और सी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, दिस इज 29। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 17 5, दिस इज 2 और 3 2 5 2 7, तो 72 इज द करेक्ट आंसर, 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां प्रॉब्लम क्या था कि यहां सी था, ये 6 लिखा हुआ था, तो ए बी सी आपको दिख जाता फिर। ठीक है, चलो अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए भाई, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों कि x 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस 2yz माइनस zx इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो xyz का रेशियो बताना है। तो xyz का आप रेशियो बताओगे तो आप यहां देख रहे थे कि सर होल स्क्वायर बनने वाला ही था लेकिन बन नहीं पाया xz की वजह से। अगर 2xz होता तो बना सकते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, आप तो क्या है कि सबको 2 से इंटू कर दो। तो अगर जब आप बच्चों सबको 2 से इंटू करोगे, आप सबको 2 से इंटू करोगे तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कर देता हूं मैं, इसको क्या लिख दूं 4 इंटू 2, तो 8 लिख देता हूं इसको भाई, क्या लिख देता हूं 8y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz और माइनस 2 टाइम्स में zx इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों साइड में 2 से इंटू कर दिए भाई। ठीक है, मैंने कहा इससे क्या होगा सर कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ रख सकता हूं मैं। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रखोगे तो एक्स वाई है सर यहां पे, तो मैंने कहा कि यहां लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन जाएगा माइनस 4xy, ये एक फॉर्म बन सकता है। मैंने कहा हां सर, तो एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है और 4y स्क्वायर भी बचा हुआ है। तो मैंने कहा अब क्या है yz, तो इन दोनों को एक साथ रख लो। तो yz में क्या बचा हुआ था बच्चों 4y स्क्वायर प्लस यहां कितना लिख दूं z स्क्वायर माइनस 4yz, एक फॉर्म ये बन गया। और लास्ट में यहां एक्स स्क्वायर बचा था तो एक्स स्क्वायर को लिख दिया मैं और वाई स्क्वायर दिस इज जेड स्क्वायर को लिख दिया मैं, तो यहां लिख दिया जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में एक्स जेड इज इक्वल टू 0। देखो 3 का पेयर बना दिया, सबको जोड़ोगे सेम चीज आएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 स्क्वायर 8y स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। सिमिलरली आप माइनस 4xy माइनस 4yz माइनस 2xy, ये सारा काम सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यहां एक्स जेड 2 के साथ मल्टीपल में नहीं था। अगर होता तो ये सब काम नहीं करना पड़ता। तो 2 से हुआ तो अपन 2xy का होल स्क्वायर बना सकते थे। तो मैंने कहा यहां कितना बना होगा बच्चों x, यहां कितना बना होगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर बना सकता हूं। फिर यहां कितना बनेगा 2y माइनस z का होल स्क्वायर, फिर z माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो मैंने कहा सर, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। 3 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 हो रहा है इसका मतलब ये है कि इट सेल्फ जीरो, तीनों अपने आप में 0 होंगे सर। तो तीनों अपने आप में अगर 0 होंगे तो इसका मतलब ये है कि देखो भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अगला क्या है 2y इज इक्वल टू z। तो 2y इज इक्वल टू z, यहां मैं क्या कर देता हूं कि इसको 0 को हटा के ऐसा बना देता हूं भाई, इसको आप लिख लो 2y, सारे बराबर हो गए 0 के, ठीक है 2y इज इक्वल टू z। ऐसा बन के आया x। चलो अच्छा ये देख लो स्टेप यार, अगर मैं गायब करूंगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। 2y माइनस 0 होगा, मैंने बोला सर फिर 2y माइनस z इज इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने कहा कि सर x z माइनस x भी 0 होगा, होल स्क्वायर है तो सारे 0 होंगे। तो यहां से क्या बन के आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 2y और 2y इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू x। तो बेसिकली यहां से क्या बना x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z। अब अपने को इसका रेशियो बताना है। क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना है किसका, दिस इज एक y और z का, x y और z का, इन्हीं का रेशियो पूछा गया है बच्चों, इन्हीं का रेशियो पूछा गया है बच्चों। तो मैंने कहा इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो रेशियो देखो यार, इनका रेशियो देखो, किसी k के बराबर मान लूंगा मैं। तो मैंने कहा हाँ सर, तो z इज इक्वल टू यहां क्या कर दूं मैं किसी k के बराबर मान लेता हूं। तो मैंने कहा x 2y z इज इक्वल टू k। तो मैंने कहा हाँ सर, तो x इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k
z इज इक्वल टू के, और फिर y इज इक्वल टू z k बाई टू, y इज इक्वल टू k बाई टू। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा एक्स वाई जेड का, x इज टू वाई इज टू जेड, तो रेशियो आ गया k बाई टू इज टू k इज टू k, ऐसा बन के आता है रेशियो। तो मैंने कहा कि सर इसका रेशियो हो गया 2 इज टू 1 इज टू 1, 2 इज टू 1 इज टू 2, ये रेशियो बन के आएगा भाई, 2 इज टू 1 इज टू 2, 2 इज टू 1 इज टू 2, ऐसा बन के आएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 7 में भी पढ़ते हैं यार, तो 2 इज टू 1 इज टू 2। ठीक है, चलिए ये रहा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि ए बी सी कह रहा है डिस्टिंक्ट सबसेट्स हैं, ठीक है, ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। ओके, फॉर अ सबसेट ऑफ एक्स ऑफ यू लेट एक्स डैट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करेगा। अगर एक्स कोई सेट है तो एक्स प्राइम क्या शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट को। तो कहना है कि इन दोनों में से कौन सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को अपने को सॉल्व करना रहेगा यार, दोनों स्टेटमेंट को अपन देख लेंगे कि कौन सही है। तो सबसे पहले 1 को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं क्या बन के आ रहा है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इनका प्राइम, और इंटरसेक्शन विद B प्राइम, और इसका होल का प्राइम, ऐसे करते हैं। तो मैं पहले इनको सेटिस्फाई कराने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं यार कि ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा बच्चों, A इंटरसेक्शन B, और डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं भाई इस पे। क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ कि A इंटरसेक्शन B का प्राइम इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन, यहां लिख देंगे A प्राइम यूनियन B प्राइम, चाहे B प्राइम यूनियन A प्राइम, और सिमिलरली A यूनियन B प्राइम इज इक्वल टू A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम, ऐसे बन के आता है। ठीक है, तो मैंने कहा इनको लिखने के लिए मैं इन पे अप्लाई किया तो A प्राइम इंटरसेक्शन C प्राइम बन के आएगा, और बाहर क्या है, इंटरसेक्शन विद B प्राइम, इंटरसेक्शन विद B प्राइम। तो देखो इनका होल प्राइम है भाई, इनका होल प्राइम है भाई। तो इनको तो मैं लिख सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B प्राइम, इनको क्या लिख सकता हूं, इंटरसेक्शन विद, इनको फिर से लिख सकता हूं क्या कि B यूनियन C, इनका प्राइम का प्राइम ले लो सर, इनके प्राइम का प्राइम ले लो सर। मैंने कहा सर ये इसको इंटरसेक्शन को वापस से यूनियन में भी तो कन्वर्ट कर सकता है ना इन दोनों को। तो मैंने कहा कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वापस से यहाँ पे क्या बन के आएगा, अब देखो इन दोनों को एक सेट और इसको एक सेट समझो। सपोज दिस इज R एंड दिस इज S। अब ये प्राइम है और इनका होल का प्राइम है, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज R यूनियन S। ठीक है, तो R यूनियन S लिख दूंगा तो R क्या है बच्चों, मैंने कहा इसको लिख सकता हूं मैं A इंटरसेक्शन B, और यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऐसा लिख सकता हूं सर, ऐसा लिख सकता हूं सर। अब मैंने कहा अब इनको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा। मैंने कहा इंटरसेक्शन है सर, तो A यूनियन B यूनियन C एक, और इंटरसेक्शन विद B यूनियन C, ऐसे सॉल्व कर लिए। तो A यूनियन B यूनियन C, इंटरसेक्शन लेना है B, इसको तो सॉल्व करेंगे फिर से एक बार, तो क्या बन के आएगा सर, A यूनियन B यूनियन C, और इंटरसेक्शन विद A यूनियन B यूनियन C यूनियन क्या होगा, B यूनियन C लिख सकते हैं आप इसको, B यूनियन C। तो A यूनियन B यूनियन C का इंटरसेक्शन लेना है B यूनियन C से, तो यू विल आंसर विल बी B यूनियन C। बट यहां क्या दिया है, B इंटरसेक्शन C, तो पहला वाला तो सही नहीं है, B यूनियन C आना चाहिए था। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन पे अगर हम जाते हैं तो सेकेंड वन क्या है बच्चों, A प्राइम B प्राइम, A प्राइम B प्राइम, फिर इंटरसेक्शन विद A यूनियन B यूनियन C प्राइम, A यूनियन B यूनियन C प्राइम, इनके साथ इंटरसेक्शन है भाई, इनके साथ इंटरसेक्शन है भाई। तो मैंने कहा देखो सर, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, तो फिर से यहां डिमॉर्गन्स लॉ लगा के A यूनियन B का प्राइम लिख सकता हूं, और इनका इंटरसेक्शन लेना है मुझे
ए यूनियन बी यूनियन सी प्राइम के साथ। तो मैंने कहा कि सर ए यूनियन बी यूनियन, इसको ऐसा बना लो कि ए यूनियन बी को कोई सेट बना लो आर। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा बच्चों, आर प्राइम इंटरसेक्शन विद आर यूनियन सी डैश, ऐसे बना लो। और फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लूं तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, आर प्राइम इंटरसेक्शन विद आर यूनियन आर प्राइम यूनियन क्या है यहां पे, सॉरी आर प्राइम इंटरसेक्शन विद सी, ऐसा बना लेता हूं। तो मैंने कहा इनको सॉल्व करे होंगे तो क्या बन के आया होगा बच्चों, ए यूनियन बी का प्राइम है और इंटरसेक्शन विद आर है, ठीक है। ये एक है यूनियन, ए यूनियन क्या है आर, हाँ ए यूनियन बी का प्राइम है और इंटरसेक्शन है सी प्राइम के साथ। तो देखो इनको, इन पे अगर आप यूज करोगे तो क्या बन के आएगा बच्चों, मैंने कहा सबसे पहले तो इसको लिख लो सर, सबसे पहले तो इसको लिख लो सर कि ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम है और फिर ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम है। और फिर देखो, अच्छा ये आर इंटरसेक्शन आर तो हमेशा क्या होगा यार, फाई होगा। किसी भी सेट का अगर मैं कहूं कि आर इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू फाई, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा भाई, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो मैं सिमिलरली इंस्टेड के इसको सॉल्व करूं, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं यार कि यहां क्या है सर, आर इंटरसेक्शन आर प्राइम, आर इंटरसेक्शन कोई भी सेट हो और उसका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो दैट इज इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। तो फाई के साथ यूनियन लेगा किसी भी सेट का अगर यूनियन लोगे आप फाई के साथ तो दिस इज द रिजल्टिंग सेट। ये सब प्रॉपर्टी है जो सेट में यूज होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनके साथ यूनियन लेंगे सर, अगर किसका, मैंने कहा इनका लेना है ए यूनियन बी यूनियन का प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम। तो मैंने कहा सेम सेट आएगा सर, क्या होगा बच्चों, सेम सेट आएगा सर, दिस इज ए यूनियन बी का प्राइम इंटरसेक्शन विद सी प्राइम। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम और इनके साथ किसका इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, सी प्राइम का। तो मैंने कहा सेम प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। तो देखो इनमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज का प्राइम है, तो दिस इज द सेम थिंग। मैंने कहा इसको सेम चीज लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने कहा कि ये बन के आ गया अपना सर ए यूनियन बी यूनियन सी, इनका प्राइम ले लो, तो इसका प्राइम लोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का प्राइम इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ये, इसका मतलब ये है कि ये तो सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 2, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कर रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन क्लास एटलीस्ट 70% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड एटलीस्ट 72% स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट 80% फेल्ड इन मैथ, एटलीस्ट 85% फेल्ड इन इंग्लिश। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। तो देखो इसको क्या है ना, लिखने का तरीका बदल लेते हैं यार। अगर आप ऐसा कहो कि एटलीस्ट 70% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, ठीक है। तो मैं इसको चाहूं तो इस स्टेटमेंट को और क्या लिख सकता हूं, एट मोस्ट 30% पास्ड इन फिजिक्स, यही हो सकता है, पास्ड इन फिजिक्स, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 72, केमिस्ट्री के बारे में बोलो यार कि 72% फेल्ड हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहूंगा, सेम कहानी, एटलीस्ट 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां क्या कहूंगा, एटमोस्ट 28% पास्ड इन केमिस्ट्री, ऐसा लिख सकता हूं, बोलिए यार। मैंने कहा थर्ड बताओ सर, थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, 80% फेल्ड इन मैथ्स, एटलीस्ट 80% फेल्ड इन मैथ्स। इसका मतलब यह है कि इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एटमोस्ट 20%
पास्ड इन मैथ्स, ऐसा लिख सकता हूं। बस लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका मैं बदल दूंगा, सवाल बन जाएगा। अगला कह रहा है कि 85% फेल्ड इन इंग्लिश, 85% फेल्ड इन इंग्लिश, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 15% पास्ड इन इंग्लिश, सही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इनको देखूं, अगर मैं इनको देखूं तो ये क्या कह रहा हूं, सर इनको देखो और बोलो कि ये क्या बन गए, बोला कि 30 20 50, और दिस इज 50 के बाद दिस इज 78, तो 78 और ये कितना हो जाएगा 15, 93%, ऐसा लिख देता हूं कि 93% एट मोस्ट, इसको क्या कहूंगा, एट मोस्ट 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन चारों सब्जेक्ट, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ज्यादा से ज्यादा 93% लड़के चारों सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। तो इसको मैं वापस से फिर से लिख सकता हूं क्या, कि अगर ज्यादा से ज्यादा इतने पास हो सकते हैं तो इसको लिखने का तरीका बदलो सर, इसको लिखने का तरीका बदलो सर, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों, कि 7% एट लीस्ट 7% फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट, इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स, इन ऑल 4 सब्जेक्ट, ऐसा होगा। बस मैंने स्टेटमेंट जो लिखा था उसको वापस से रिवर्स कर दिया, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ही पूछा था कि फेल्ड कितने हैं, तो एट मस्ट ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट, तो दैट इज 7% कम से कम फेल होंगे चारों सब्जेक्ट। समझ में आई बात? चलिए आगे के सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, सबसेट है बी का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो अगर सॉरी इफ बी इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, अगर मान लो कि ए सबसेट है सर बी का, ठीक है, ऐसा बना लेता हूं मैं। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो देखो इसका ट्रांसपोज कभी सबसेट नहीं होगा, जरूरी नहीं है, जो सबसेट होगा उसका ट्रांसपोज और ज्यादा बड़ा होगा, जो सबसेट होगा उसका ट्रांसपोज और ज्यादा बड़ा होगा, सबसेट जितना छोटा ट्रांसपोज उतना बड़ा होगा। तो क्या क्या कहानी बन सकती है, पहले तो एक छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं सर, 1 2 3 4 ऐसा ले लेता हूं मैं, और बी एक सेट है बच्चों, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट कुछ रख लेता हूं ताकि ट्रांसपोज निकालने में आसान रहे, तो मैं कहूंगा कि यूनिवर्सल सेट रख लेता हूं 1 2 3 4 5 कहां तक 20 तक, ठीक है। अब देखो इनको कि अगर मैं ए प्राइम निकालूंगा बच्चों, ए प्राइम निकालूंगा तो कितना आएगा, मैंने कहा ए प्राइम निकालोगे तो सर बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 5 6 7 8 कहां तक 20 तक। और साथ में अगर मैं बी प्राइम निकालूंगा बच्चों, क्या निकालूंगा, बी प्राइम, तो ये थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि देखो 8 के बाद जो है इनकी कहानी जो होगी वो कहां से चालू होगी, 9 10 11 कहां तक 20 तक। मैंने कहा दिस इज नॉट द सबसेट, पहला वाला इज नॉट करेक्ट आंसर, कि ए प्राइम इज नॉट द सबसेट, क्योंकि ए प्राइम, ए जितना छोटा ए प्राइम उतना बड़ा होगा, अभी बात किए थे उस पर। फिर कह रहा है कि सर दूसरे के बारे में बताओ, क्या बी प्राइम इज अ सबसेट ऑफ ए प्राइम, बोला बिल्कुल सही बात है सर, बी प्राइम सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि जितना छोटा उतना बड़ा होगा। मैंने कहा हाँ सर, जितना सेट छोटा उसका प्राइम उससे उतना ही बड़ा। अब कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है सर, किसके साथ, बी प्राइम के साथ। तो मैंने कहा ए है और बी प्राइम जो होगा वो तो सबसेट था, ए तो सबसेट था, तो बी प्राइम तो वही होगा ना जो इसके अलावा ना हो, तो दैट इज ऑफ कोर्स 5, दैट इज ऑलवेज 5 यार, क्योंकि अगर बी प्राइम ना लोगे तो ए बी के अलावा बाकी सब होंगे। तो कह रहा है बी की वजह से ही तो सबसेट बना था ये, तो इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट तो आप ऐसे ही हटा दिए, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है भाई। फिर कह रहा है ए प्राइम बी 5 होगा, मैंने कहा ए प्राइम बी 5 नहीं होगा, क्योंकि ए प्राइम जब आप लोगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इसके कॉमन होंगे, किसके, बी के, देख सकते हो आप। तो दिस मींस दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर, सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है
अगला सवाल है x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, और इसके गिवन रिलेशन को अपने को सेटिस्फाई कराना है भाई, अपने गिवन रिलेशन को इसको सेटिस्फाई कराना है। तो आओ सॉल्व करते हैं सबसे पहले x को। तो x क्या है बच्चों, x क्या है बच्चों, x अपने पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट ऑफ सेवन एंड बहुत सारा। तो मैंने कहा कि x स्क्वायर कर लेंगे सर तो 7 बाहर आ जाएगा, एंड हेंस सब ऐसे ही है फिर से रूट ऑफ सेवन एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो यहां से x का दो वैल्यू मिल जाएगा, और कह रहा है x का दो वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 7। दो वैल्यूज मिलेंगे x के, तो x के कौन से वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, बोला सर x और y पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ओनली, 0 नहीं होगा। सिमिलरली आप y को सॉल्व करे होंगे, तो स्क्वायर कर देता हूं और यहां क्या लिख दूं 20, फिर इनको क्या लिखे होंगे सर 20 प्लस रूट में 20 प्लस सिमिलरली, तो इसको फिर से y मान सकता हूं मैं, तो मैंने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस यहां पे लिख दिया y। अब इस क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करके बच्चा क्या कर पाएंगे इसका, x माइनस 5 और x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू -4 एंड 5 इज द सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू -4 तो नहीं होगा, x इक्वल टू 5 हो पाएगा। तो हमसे पूछा गया था यहां पे कि बताइए कि x का वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है, तो रेस्पेक्टिवली इनसे रिलेशन पूछा गया था। तो x प्लस अपने को देख सकते हैं x प्लस y की वैल्यू 12, बोला x माइनस x प्लस y की वैल्यू 12, फिर कह रहा है x माइनस y की वैल्यू 2, तो यहां तो 3 दिया है, नहीं होगा। x स्क्वायर y स्क्वायर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैंने कहा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 49 प्लस 25, ठीक है। तो इनको भी ऐड कर लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, 29 और 45 को ऐड करेंगे तो 74। मैंने कहा हाँ सर। फिर अगला क्या है बच्चों, मतलब ये दिस इज सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा एक्स का वैल्यू 49 स्क्वायर का, और दिस इज 25, तो दिस इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, ये 3 ऑप्शन हुए सर। चलो भाई अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या है, ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को ए बी के बारे में कुछ रिलेशन से उनको बताने हैं, ए बी के बारे में कुछ रिलेशन है और उसको बताने हैं। तो आओ सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने कहा कि रोस्टर फॉर्म में सेट ए को लिखेंगे बच्चों, क्या होगा 2 टू द पावर x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। मैंने कहा x का वैल्यू 2 रखूंगा तो ये कितना आएगा 3, x का वैल्यू 3 रखूंगा तो यहां क्या आएगा 7। मैंने कहा कि 2 4 3, और यहां पे फिर क्या लूंगा, x का वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो क्या आएगा, मैंने कहा कि 2 4 16, तो यहां आ जाएगा 15। अब इसी तरह से ये चलता जाएगा। मैंने कहा सिमिलरली b के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वहां से अगर मैं देखूं तो कह रहा है कि a1 का वैल्यू मुझे पता है, a1 कितना है 1। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर i की वैल्यू 1 रखूंगा बच्चों तो यहां क्या आएगा a2 एंड दिस इज 2a1 प्लस 1। मैं कहा सर तो a1 की वैल्यू कितनी 1, तो मैंने कहा कि 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आया कितना 3। फिर मैंने कहा कि a3 अगर a का वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 आएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स में a2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 रखे तो 3 2 या 6 1 7, तो ये आ गया 7। मैंने कहा कि फिर a4 का वैल्यू अगर मुझे रखना होगा तो क्या रखूंगा बच्चों 2a3 प्लस 1, तो यहां क्या होगा 14 1 15, 14 1 15, तो मैंने कहा कि ये आ गया सर 15 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो यहां पे बताना था अपने को कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। कह रहा है कि क्या a इज अ सबसेट ऑफ b, बोला हाँ सर a इज अ सबसेट ऑफ b। फिर कह रहा है कि क्या इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, मैंने कहा हाँ ये भी सही बात है सर a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तो बहुत कुछ है, सॉरी दोनों का a इंटरसेक्शन b प्राइम मतलब 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 हो गया। अगर आप b प्राइम निकालोगे यहाँ पे तो इनके अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी सर, इनके अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी, सबसे पहले तो 1 ही आएगा, तो इंटरसेक्शन वाला बात तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप b प्राइम को निकालोगे तो ये क्या होगा, आप b प्राइम निकालोगे तो इनको छोड़ के सब, तो मैंने इनको छोड़ के सब, अगर आपने नेचुरल नंबर के बारे में ऐसा कहा है, इनको छोड़ के सब अगर नेचुरल नंबर के बारे में कहा है तो 1 तो रहेगा ही ना,
तो इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आएगा, और हालांकि इसके अलावा और भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट में जितने भी आ जाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए यूनियन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है? मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी तो बहुत कुछ है, और इंटरसेक्शन भी वन को छोड़ के, मतलब एक चीज तो छूटेगा एंड दैट इज वन, तो इनके बीच में ये भी ऑप्शन नहीं हो पाए। ए इंटरसेक्शन, अगर मैं देखूं यहां से ए इंटरसेक्शन बी, तो बहुत कुछ आएगा, 3 7 15 एंड सो ऑन। ए यूनियन बी कितना आएगा? मैंने कहा ए यूनियन बी को अगर मैं देखूंगा तो कहूंगा 1 3 7 5 1 3 7 15 एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगा कि सर एक दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ 8x3 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये है, इज डिवाइडेड बाई x+2 देन द रिमाइंडर इज लैम्डा, देन रिमाइंडर इज लैम्डा। मल्टीपल करेक्ट है सर, तो बहुत सारी बातें हैं, बताइए कि क्या ये डिविजिबल होगा उससे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल बच्चों, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है 8x3 प्लस 8x3 प्लस 27x² माइनस 9x माइनस 50, और कह रहा है कि डिवाइडेड बाई x-2, किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? कोई r ऑफ x है विच इज x+2। तो मैंने कहा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा भाई? तो मैंने कहा कि रिमाइंडर होगा सर f ऑफ -2, जो भी f ऑफ -2 का वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर का वैल्यू यहां दिया है कि लैम्डा के बराबर है, तो मैंने कहा कि आओ इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मैंने कहा कि -2 रखूंगा तो यहां कितना आ जाएगा? -8 इंटू -8, फिर प्लस 27 इंटू 4, फिर माइनस ऑफ 9 इंटू -2 माइनस 50, ऐसी बातें होके आएंगी यार। तो यहां कितना आ गया बच्चों? -64। ये कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस ये 28, और यहां कितना हो जाएगा? तो 108, ठीक है। फिर यहां कितना आ जाएगा? प्लस में 9 18 माइनस 50। तो देखो इनको जोड़ लोगे अगर, इनको जोड़ लोगे अगर, तो ये कितना बराबर आ जाएगा यार? ये आ जाएगा अपना, ये कितना आ गया? 8 8 16। तो यहां पे मैंने लिख दिया 126 माइनस, ये कितना लिख दूंगा बच्चों? मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा बच्चों? मैंने कहा ये आ गया अपना किसके बराबर? 10। तो मैंने कहा कि 114। तो आया कितना बेसिकली? दिस इज 12। आया कितना? ये 12 के बराबर। लैम्डा किसके बराबर आ गया बच्चों? 12 के बराबर आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि लैम्डा 12 है, और इन दोनों को जोड़ लिया तो मुझे पता चला कि ये कितने के बराबर हो गए? दिस इज इक्वल टू 126। अब देखो भाई, अगर लैम्डा का वैल्यू बराबर है और वही उसका रिमाइंडर है, तो मैंने यहां 12 लिख दिया यार। कितना लिख दिया? लैम्डा का वैल्यू 12 लिख दिया। अब वेरीफाई कराना है कि 3 टाइम्स में लैम्डा प्लस 4, तो 3 इंटू 12 प्लस 4 बाई 10 इज इक्वल टू 4। तो मैंने कहा कि ऐसा देखो क्या ऐसा होगा? तो मैंने कहा कि यहां पे मैंने लिखा कि अगर ये लैम्डा 12 है तो यहां कितना हो गया? 36 और 40/10, तो विच इज इक्वल टू 4। मैंने कहा ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है लैम्डा अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और p प्लस क्यू इज डिवाइडेड बाई 13, तो मैंने कहा कि p बाई क्यू, और कह रहे थे p प्लस क्यू इज डिवाइडेड बाई 13 वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। तो मैंने कहा p और q को प्राइम्स है और 13 से डिवाइड होगा क्या? मैंने कहा लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है साहब? 12 के, एंड दिस इज इक्वल टू p। तो मैंने कहा इसमें पूछा गया था मुझसे, क्या कह रहा है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q अगर को प्राइम्स होगा, p और q अगर को प्राइम्स होगा बच्चों, तो यहां क्या बन के आएगा? मैंने कहा कि इसको तो फिर अपने को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि p यहां पे क्या है? 12। p यहां पे क्या है? 12। तो मैंने कहा कि अब इसको सॉल्व करेंगे, और कह रहा है कि p और q दोनों क्या है सर? दोनों क्या है सर? को प्राइम, सॉरी दे आर को प्राइम्स। तो मैंने कहा हाँ को प्राइम्स तो है 12, और ये क्या है? को प्राइम्स। तो मैंने कहा p इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दे आर को प्राइम्स। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा फिर लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर, ये भी सही बात है सर। फिर कह रहा है लैम्डा -2 इज डिवाइडेड बाई 13। मैंने कहा लैम्डा -2 को क्या लिखूंगा? 12 - 2। क्या ये किससे? 3 से डिवाइड हो रहा है? बोला नहीं सर, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम से अपने को सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू निकालना था, उस लैम्डा के वैल्यू के हिसाब से अपने को पूरे प्रॉपर्टी को सॉल्व करना था, दैट इज। ये देखो यहाँ पे को प्राइम लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि पी और क्यू प्राइम नंबर है, दे आर को प्राइम्स, ठीक है। चलो
चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ, ठीक है, कह रहा है कि वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जी। मैंने कहा ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कह रहा है कि x माइनस है, अगर मैंने कहा कि सर एफ ऑफ एक्स मेरे पास अगर दे दिया है, क्या दे दिया है बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कह रहा है कि क्या x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, इफ इतना इज इक्वल टू जीरो होगा तब। तो मैंने कहा अगर फैक्टर होगा तो एफ ऑफ वन लिख दो, तो वन का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैंने कहा ये जीरो के बराबर होना पड़ेगा अगर x माइनस वन उसका एक फैक्टर है तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। फिर मैंने कहा कि अगर माइनस वन होगा कहानी तो फिर क्या होगा, मैंने कहा अगर एफ ऑफ माइनस वन निकाल दूं तो x प्लस वन फैक्टर हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने कहा माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अगर ये जीरो हो जाए तो मैं कहूंगा कि एफ ऑफ x प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा, जैसे x माइनस वन के लिए किए थे। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां से आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। अगर आएगा तो कहूंगा कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो मैंने रिमाइंडर जीरो कर दिया तभी फैक्टर हो पाएगा। तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो ये ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट है तो ए बी से रिलेटेड सवालों के आंसर्स देने हैं। ठीक है, रूट से रिलेटेड सवालों के आंसर देने हैं। तो मैंने कहा कि 9 टू द पावर x माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1, नीचे कितना 27 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां लिखोगे 3 टू द पावर x का स्क्वायर, और इनको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहां ऐसा लिख दूं कि 3 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 12 3 टू द पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अब अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बोला 3 टू द पावर x को t बना लो सर, तो यहां पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो देखो इनको फैक्टराइज करके कितना आएगा, t माइनस 9 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आएगा कितना बच्चों, t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा कि t क्या था बच्चों, 3 टू द पावर x 9 है एंड 3 का पावर x 3 है। तो यहां से 3 का x का वैल्यू कितना आ गया 2, और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो मैंने कहा a और b के बारे में यही इंफॉर्मेशन था कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। निकालना क्या था अपने को कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोला ये भी सही बात है। फिर कह रहा है कि क्या a प्लस बी 4 हो जाएगा, बोला बिल्कुल गलत। तो अब a बाई बी और b बाई ए, तो मैंने कहा 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, मैंने कहा यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 बाई 2। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो अपने को a और b निकालना था बेसिकली यहां से, उसके बाद अपने को आंसर दिख जाता है यार। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि एक दिया हुआ है रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 8। तो बताना है कि द रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन कितने होंगे, कितने ऐसे रियल वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि ये जो है ये रेशनलाइजेशन का इसका एक फैक्टर है सर, एक कॉन्जुगेट है उसका। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि सर 4 प्लस रूट 15 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी बना लू, मैं इज इक्वल टू टी बना लू। तो देखो सबसे पहले इस बात को तो समझो कि 4 प्लस रूट 15 जो है इसका कॉन्जुगेट है कौन, 4 माइनस रूट 15 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या बन के आएगा कि रूट 15 जो है ये कुछ और नहीं बल्कि 1 बाई 4 माइनस रूट 15 के बराबर है, और यू कैन से दैट 4 माइनस रूट 15 का पावर माइनस 1 है। समझ में आई बात? मैंने कहा हाँ सर। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर लिया तो इक्वेशन अपना क्या बन गया t, तो दूसरा क्या बनेगा 1 बाई टी एंड दिस इज इक्वल टू 8, ये बन के आएगा। मैंने कहा इनको सॉल्व करे होंगे बच्चों तो यहां बनेगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। मैंने कहा कि अब आप यहां से x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बन के कितना आ गया बच्चों यहां पे 8 प्लस माइनस 60 और डिवाइडेड बाई
2, तो बेसिकली बना 15 4 60, तो यहां से क्या आ गया 4 प्लस माइनस रूट 15। ये किसका वैल्यू आया बच्चों, t का, ये x नहीं है, क्या है t है, इसका रूट का वैल्यू आ गया भाई, ये t का वैल्यू आ गया। तो मैंने कहा कि अब मुझे अगर t का वैल्यू मिल गया है बच्चों, मुझे अगर t का वैल्यू मिल गया है तो t ही तो सब्स्टिट्यूट किए थे, t क्या है बच्चों 4, एक बार ले लेता हूं प्लस रूट 15, दूसरा क्या होगा t का वैल्यू, मैंने कहा 4 माइनस रूट 15। तो मैंने कहा कि अगर ये t के बराबर है तो मैंने यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था बच्चों, 4 प्लस रूट 15 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 का पावर, यहां 1 है तो कंपेयर करेंगे, अगर बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया, 2 और माइनस 1, 2 और माइनस 1, मैंने कहा एक, दूसरा क्या आया बच्चों, यहां पे मैंने कहा दूसरी बार जब सब्स्टिट्यूट किए होंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस रूट 15 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और यहां क्या लिखा है 4 माइनस रूट 15। मैंने कहा इसको चाहूं तो मैं और क्या लिख सकता हूं, दिस इज 4 प्लस रूट 15 का पावर माइनस 1। सिमिलरली तो यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बेस को कंपेयर करेंगे तो पावर सेम होगा, तो खत्म, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो कितने सोल्यूशन आए x के, 0 माइनस 1 0 1 2, 4 सोल्यूशन आया, माइनस 1 0 माइनस 1 0 एंड 2 आ रहा था, जबकि यहां पे माइनस 2 दे रहा, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर है, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि अगर ये n स्क्वायर 2n माइनस 8 प्राइम नंबर है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन n इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये एक प्राइम नंबर है तो n क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पाएंगे, कितने फैक्टर, 2 ही फैक्टर हो पाएंगे। तो मैंने कहा कि सर n स्क्वायर 2n अब प्लस 1 और माइनस 1 कर दूं क्या, तो इससे क्या प्राप्त होगा बच्चों कि बेसिकली n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर 9 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि n प्लस 1 माइनस 3 और n प्लस 1 प्लस 3, इसको फैक्टराइज कर दिए 2 भागों में। तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज अ प्राइम नंबर, क्या कह रहा है ये कि एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तो n माइनस 2 और n प्लस 4 ऐसा है, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर को अगर मैं लिखूं कोई दिस इज इक्वल टू प्राइम नंबर p, तो मैं कहूंगा कि इसका फैक्टर सिर्फ क्या होगा 1 एंड p, 2 ही फैक्टर हो पाएंगे। किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या आता है 1 एंड इटसेल्फ। तो मैंने कहा कि मान लो कि प्राइम नंबर है p, तो मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये 1 एंड इटसेल्फ के बराबर होगा। तो मैंने कहा 2 बातें हो सकती हैं, या तो n माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस टाइम पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या लिखे यहां पे n प्लस 4 p के बराबर होना चाहिए, मतलब एक प्राइम नंबर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा n का वैल्यू यहां से कितना आया बच्चों 3, तो ये n प्लस 4 का वैल्यू कितना आ गया 7 विच इज अ प्राइम नंबर, विच इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये ऑप्शन सही है। और या तो ऐसा हो सकता है कि n माइनस केस 1, या तो ऐसा हो सकता है कि n माइनस 2 जो है प्राइम नंबर के बराबर हो जाए और उस टाइम पे n प्लस 4 जो है वो 1 के बराबर हो जाए। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया -3, तो मैंने कहा -3 रखूंगा तो मुमकिन नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट। तो कह रहा है कि n के बारे में बताना है, तो n तो 3 है, तो n इज अ प्राइम नंबर। मैंने कहा हाँ सर n इज ऑल्सो प्राइम नंबर। फिर कह रहा है रिलेटिव प्राइम नंबर टू 10, तो 3 और 10 जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर है भाई, 3 और 10 तो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इसको अपन ऐसा बोलते भी हैं कि दे आर को प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर टू 6, बोला 3 और 6 तो रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। और फिर कह रहा है कंपोजिट नंबर, बोला बिल्कुल नहीं। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है मॉड में, कह रहा है कि इसके मैक्सिमम वैल्यू को बताना है और इसके मिनिमम वैल्यू का चाहे जो कुछ भी है उसको बताना है। तो मैंने कहा कि इसको बताना है तो सबसे पहले फंक्शन को बनाओ भाई, सबसे पहले फंक्शन को बनाओ भाई। क्या है फंक्शन बच्चों, ये देखो एफ ऑफ एक्स, क्या बना दूं x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स में x माइनस 1। अब देखो अगर आप इस फंक्शन को बनाओगे बच्चों, अगर आप इस फंक्शन को बनाओगे बच्चों, तो कैसे सिखाए थे बनाना कि 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे सर, दिस इज -1 दिस इज +1। तो अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ये मॉड पॉजिटिवली खुलेगा भाई,
तो मैंने कहा कि 1 के बाद बाकी की चिंता नहीं करनी है, तो इसको अपन ऐसे खोल लेते थे, याद है। तो मैंने कहा इसको अगर ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2x, और यहां क्या माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया, x यहां क्या हो गया माइनस माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। ये बन गया कब, जब फंक्शन x से वैल्यू बड़ा हो। फिर 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिवली खुलेगा, तो नेगेटिवली मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और बाकी जैसा है वैसा रहने दो। तो इनको लिखे होंगे तो क्या होगा 3x और फिर यहां माइनस 1, ऐसा बन जाएगा 3x माइनस 1। सिमिलरली जब आप नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 वाला वैल्यू जो है वो नेगेटिवली खुलेगा, और ये तो एज इट इज रहेगा जैसा खुल गया था पॉजिटिवली। तो मैंने कहा कि इनको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, x और यहां क्या है माइनस 1 और प्लस 2, तो दिस इज माइनस 1 और प्लस 2, तो बन के कितना आ गया, दिस इज प्लस 1, दिस इज प्लस 1, ऐसा बन के आया है, ऐसा बन के आया है। तो बेसिकली इस मॉड में पूछा जा रहा है आपको, अगर ग्राफ बनाने जाओ आप तो क्या कहोगे कि सर इधर माइनस 1 है, इधर प्लस 1 है। मैंने कहा इधर माइनस 1 है और इधर प्लस 1, ठीक है। अब बनाना क्या है फंक्शन में, देखो कि अगर x का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो मैंने कहा सर स्लोप क्या है, नेगेटिव, x का वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2, स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब ऐसे जाएगा लाइन। तो मैंने कहा कि अगर ऐसे जाएगा तो इस लाइन का इक्वेशन ऐसे मैं बना देता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ऐसा बन के आएगा। तो मैंने कहा हाँ सर ये x के वैल्यू 0 होने पे ये भी कोऑर्डिनेट बता दूंगा कितना आएगा। तो मैंने कहा ये वैल्यू कितना 1,1,2। फिर मैंने कहा कि माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में फंक्शन कैसा चल रहा है बच्चों, तो मैंने कहा ये तो पॉजिटिवली चल रहा है 3x माइनस 1 की तरह, तो x का वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो यहां पे 2 से चालू होगा, और यहां कहां जाएगा माइनस 1 पे, तो ये आएगा कितना -4, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो कितना आएगा -4। तो मैंने कहा इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा बच्चों, इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा बच्चों कि यहां से जाएगा और यहां पे इसकी वैल्यू x इक्वल टू रखूंगा तो -4 आएगा। मैंने कहा बीच में कहीं ये लाइन कट करेगा क्या सर, तो बता पाओगे कहां कट करेगा। मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1। मैंने कहा हाँ सर ये तो समझ में आ गया, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1, और कट कहां करेगा यहां पे, तो मैंने कहा ऐसे गया होगा सर ये -1 के पास। तो मैंने कहा ये सारे पॉइंट्स कितने हैं, मैंने कहा x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू कितनी होगी -4। लाइन का इक्वेशन क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x और फिर -1, ऐसा बन के गया होगा y इज इक्वल टू 3x -1। तो मैंने कहा हाँ सर। फिर अगले स्लोप को देखो, अगला स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, अगला स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो x इज इक्वल टू अगर मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी यार, x इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी यार, ये बन के आया होगा। तो मैंने कहा x इक्वल टू 0 रखोगे अगर तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो मैंने कहा ये तो यहां से चालू हो रहा है, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो मैंने कहा ये तो यहां से चालू होने लगा यार लाइन, कि ये बन गया अपना कितना 3x, यहां पे कितना ओपन हो गया -3x और माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो गया माइनस माइनस प्लस 3x, यहां हो गया -x प्लस 3, ये तो बिल्कुल सही है। फिर -1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिवली हो गया होगा तो 2x, और यहां कितना -2, तो -2 हो गया होगा तो यहां क्या होगा 2x -2, तो 2x -2 में तो 3x -1 हो गया। फिर दोनों नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये -x -1 एंड दिस इज 2x + 1, तो आया क्या x + 1। मुझे इसमें क्या बताना था बच्चों, आओ देखो इसको लाइन को खींच दो कि x + 1, सर ये 3x है, तो मैंने कहा कि इसका जो स्लोप जाएगा वो जाएगा यहां से, अगर आपने कहा है तो ये वैल्यू थोड़ा सा इसका स्लोप ऐसे होगा, दिस इज y = x और फिर x + 1, ऐसा लाइन बन के गया होगा। जितना स्लोप इसका पॉजिटिव में उतना ही स्लोप उसका, सॉरी नेगेटिव में उतना ही स्लोप उसका पॉजिटिव में। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है बच्चों यहां पे कि x का वैल्यू जो आपने रखा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो मैंने कहा कि f ऑफ x को छोड़ो आप, अपने को पता है कि ये 2 है, मैक्सिमम यही होगा, 2 से ऊपर नहीं जा पाएगा, 2 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि सर इसके सॉल्यूशंस बताने हैं, तो ये मुझे पता है कि ये 2 है और ये मुझे पता है कि दिस इज -4, तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितना 2 जाएगा, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x 2 जाएगा। कह रहा है कि देयर आर 2 सॉल्यूशन f ऑफ x = 1 पे, f ऑफ x कहां है बच्चों 1, तो मैंने कहा यहां कहीं होगा,
मैंने कहा बिल्कुल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशन आएंगे बेटा। कौन कौन से बच्चों? ये और ये। फिर मैंने कहा कि अगली बार पे आओ, देयर आर 1 सोल्यूशन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो कितने सोल्यूशन? 1 सोल्यूशन, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1। फिर अगले पे आओ, देयर आर 2 सोल्यूशन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहां क्या आ रहा है? नो सोल्यूशन। क्या आ रहा है? नो सोल्यूशन। समझ में आई बात? इस तरह से ग्राफ को खींचते हैं और यहां मुझे पता चला कि अपने को क्या मिल गया बच्चों? अपने को ए बी एंड सी, दीज आर द करेक्ट आंसर, दीज आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला सवाल क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स दिया, एक मैचिंग कॉलम टाइप का सवाल है। ठीक है, तो अपने को क्या है कि बस इसमें सॉल्व करना है भाई। अपने को पता है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन क्या करना है? पहले ये देखिए भाई कि कह रहा है कि x प्लस 5 रूट में है 2 टाइम्स के एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या लिख दूं? दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो इधर कितना आएगा? x स्क्वायर 4 प्लस 4x। मुझे पता है कि x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होना चाहिए और साथ ही में ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हुए मैं सवाल को करूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? एक्स स्क्वायर और यहां क्या है 4x खत्म, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया भाई? यहां पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा प्लस माइनस रूट 20, प्लस माइनस रूट 20। देखो 4x यहां भी है और यहां पे 4x यहां भी है और 4x 5 4 जा 20, यहां कितना आ जाएगा? 4x कैंसिल हो गया और बचा कितना? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 20। ठीक है, तो मैंने कहा नेगेटिव वाला तो कैंसिल हो जाएगा। कह रहा है x का वैल्यू इससे बड़ा ही होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 5 है, x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 20 हो पाएगा। तो कह रहा है इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। ठीक है, देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, एक भी नहीं होगा यार, इसका एक भी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इंटीग्रल वैल्यू तो x का सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है? रूट 20। तो रूट 20 आ रहा है अगर x का वैल्यू, तो देखिए यहां पे ये कितना आ रहा है? x का वैल्यू रूट 20 लिख दूं यहां पे, दोनों का स्क्वायर किए होंगे, दोनों का स्क्वायर किए तो कितना बच गया? 4 और यहां x प्लस 5 एंड दिस इज x स्क्वायर 4x प्लस 4। तो मैंने कहा कि 4x और 4x तो गया सर, और यहां हो गया 20 और इधर बच गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज कितने होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे? मैंने कहा 0, एक भी नहीं होगा। ठीक है, एक भी नहीं होगा। चलो आगे बोलो। इसका मतलब यह है कि जिसके पास भी अगर 1 का u आ रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। 1 का u यहां लिख रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करो बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स में मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना सिखाए थे कि कैसे लिख दूं मैं इसको? ऐसे लिख दो, 5 में मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का फैक्टराइजेशन किए होंगे तो x प्लस 4 और फिर कितना होगा? मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के कितने सोल्यूशन आए होंगे बेटा? 4 माइनस में मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? -4 एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो मैंने कहा कि x का वैल्यू कुछ भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, मैंने कहा 0। तो अगर 2 में भी कहीं s और t कुछ भी नहीं होगा भाई, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। मैंने कहा सिमिलरली मैं तीसरे सवाल को सॉल्व कराऊंगा। तीसरे सवाल को सॉल्व करूंगा तो x - 2 है बच्चों। तो मैंने कहा कि x - 2 के स्क्वायर को मैं x - 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। फिर क्या था? आओ देखो, x - 2 का मॉड है, x - 2 का मॉड है, यहां लिख दिया x - 2 का मॉड है। फिर क्या था? आओ देखो यहां -2, तो मैंने कहा यहां प्लस है, यहां पे -2 है, इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि सर ऐसे बना लो, x - 2 का जो मॉड है उसको अपन क्या बना ले बच्चों? t बना ले। तो मैंने कहा यहां बन जाएगा t स्क्वायर t - 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन कितना हो गया होगा बच्चों? t प्लस 2 t - 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ गया? 2 माइनस का, और t का वैल्यू दूसरा कितना आ गया? 1। तो ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि t इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहां नेगेटिव दे रहा है, तो t का वैल्यू कितना लिख दूं? x - 2 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा x - 2 का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना? जल्दी बताओ। मैंने कहा एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा -1 रखे होंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा। तो कितने सोल्यूशंस होंगे इसके? 2, 3 और क्या पूछ रहा है इसमें? नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। इसके कितने रियल सोल्यूशन होंगे? 2।
जबकि यहां पे पॉसिबल नहीं है कि क्या लिखूं, 3 और 1 इज द सॉल्यूशन। मैंने कहा आओ चौथे वाले को सॉल्व करते हैं भाई, चौथे वाले को सेकंड का एस। अच्छा ये देखो इसके 0 सोल्यूशन है, मतलब 0 का एस तो सही होगा ना, इसके लिए तो ये सही है, एक भी सोल्यूशन नहीं है। बोला हाँ ये सही हो सकता है। फिर तीसरे को देखो 2 है कहीं, बोला कहीं नहीं है। इनका तो कुछ भी नहीं है, 0 सोल्यूशन है, तो ये भी 0 से मैच कर पाएंगे, इनका भी 0 सोल्यूशन है इंटीग्रल। तो मैंने कहा तीसरे वाले को सॉल्व करो, x+2 का मॉड है, x+2 का मॉड है इंटू x+2 का मॉड है, यहां लिख देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। x+2 का मॉड 2 इंटू 3 - x, ऐसा है 2 इंटू 3 - x। आओ इनको सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो x+2 को क्या लिख दूं मैं, 2 टाइम्स में 3 - x, तो आया कितना होगा बच्चों, x+2 प्लस माइनस लिख दिया, एक लिख दिया x+2, तो एक बार क्या आया होगा 6 - 2x, तो x का वैल्यू 3x = 4, तो x का वैल्यू आ गया यहां पे 4/3। मैंने कहा चलो पहला सोल्यूशन। दूसरा, अब उस टाइम पे क्या था कि x का वैल्यू -2 से बड़ा हो, मैंने कहा -2 से बड़ा है तो ये तो ठीक है 4/3। फिर मैंने कहा कि अगर नेगेटिवली होगा, ये नेगेटिवली कब खुलेगा, व्हेन x+2 -6 और माइनस प्लस 2x, तो आएगा कितना यहां पे, मैंने कहा ये 8 हो गया, ये x हो गया। अब दोनों में देखो ये तब की बात होगी, ये तब की बात होगी पॉजिटिवली व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, और ये कह रहा है व्हेन x इज लेस देन -2। तो मैंने कहा ये x लेस देन -2 में तो ये आएगा नहीं, तो सिर्फ ओनली 1 सोल्यूशन होंगे सर, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आए जो पॉसिबल थे कि x = 4/3 इज द ओनली सोल्यूशन, x = 4/3 इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि इस टाइम पे जब ये पॉजिटिव खुल रहा है तो मॉड को खोलने का अपन तरीका सिखाए थे यार, देखो मैं तो फटाफट से इसको दिखा देता हूं एक बार फिर से, कैसे मॉड को खोलते हैं। देखो यहां पे मैंने कहा इसको 2 मॉड खोले होंगे सर, इसको 2 मॉड खोले होंगे सर, क्या बनाए होंगे बच्चों, x-2 के बराबर है, तो जब 2 से बड़ा हुआ होगा तो x+2 कितने के बराबर, पॉजिटिवली, तो 6 - 2x। तो उस टाइम पे अगर मैं देखूं कि इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है तो कहूंगा कि x = 4/3। तो मैंने कहा हाँ ये सोल्यूशन वेरीफाइड है, ऐसे ही क्लास में सिखाए थे। और अगर नेगेटिवली खुलेगा तो कैसे खुलेगा बच्चों, x+2 नेगेटिव होगा तो छोटा, तो यहां क्या होगा -6 + 2x, तो आया कितना, x = 8, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 4/3 इज द ओनली ऑप्शन। तो 4 का किससे मैच करा दो भाई, u से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, u। तो क्या 4 के लिए u कहीं दिया है, बोला 4 के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी के लिए s है और बाकी नहीं है। फिर कह रहा है सेकंड के लिए s और t दोनों है, तो इसका मतलब ये कि d इज द ओनली करेक्ट आंसर है, d इज द ओनली करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो अगले सवाल में क्या है ना कि अब ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से अपने को सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा कि अभी अभी इसको ताजा ताजा लास्ट वाले सवाल में सॉल्व किए हुए थे, तो कह रहा है कि इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा गलत होगा, क्या होगा, कौन सा गलत होगा। तो मैंने कहा कि सब मैच कराओ भाई इनको, सब मैच कराओ भाई इनको। कह रहा है कि थर्ड के लिए 3 को देखो यार, 3 के लिए अपने पास क्या क्या, जल्दी जल्दी बता दो सारे ऑप्शंस क्या क्या थे सर। मैंने कहा इनको सॉल्व करे होंगे, तो कह रहा है कि Q होगा, और देखो थर्ड के लिए P, मैंने कहा अच्छा तो थर्ड के बारे में बात हो रहा है, थर्ड और फोर्थ के बारे में। तो थर्ड कह रहा है कि P और U, थर्ड का सोल्यूशन क्या आया था जल्दी से देख लो। मैंने कहा थर्ड का सोल्यूशन अगर मैं लिखूं सर तो 3 और 1 आया था, तो 3 और 1 इज द सोल्यूशन। थर्ड के लिए सोल्यूशन क्या आया था, 3 और 1। तो मैंने कहा 3 और 1 किसके बारे में, बोला P सही है, बोला थर्ड के लिए P सही है और फिर U सही है, सही बात है। P और U, थर्ड के लिए P और U देखो कौन कौन सा सही है। मैंने कहा थर्ड के लिए P और U तो सर सही है, तो कह रहा है कि P और U तो सही है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फोर्थ के लिए क्या बात हुई थी सर, मैंने कहा फोर्थ के लिए एक ऑप्शन आया था दैट x = 4/3, तो x = 4/3, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज अब कितने होंगे, एक आया था इसका, तो एक मतलब U, एक मतलब U, तो फोर्थ के लिए U इज द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड के लिए कह रहा है कि Q और T होगा क्या, बोला नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि यही सही आंसर है यार, थर्ड के लिए P होगा, बोला ये सही है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो मैंने कहा कि ये अपना आंसर है भाई, क्योंकि ये सब सारी बातें तो सही है, आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब सही है, अपन अभी पिछले सवाल में सब पूरा काम किए थे। चलिए भाई अगली सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। एक सवाल है, सवाल क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻7 × 3⁻10 इज व्हाट। देखो बेसिकली इसमें क्या ट्रेंड होता है कि 2 का यूनिट पावर कैसे चलेगा, 3 का यूनिट पावर कैसे चलता है, 3 का पावर कैसे बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि 2 का पावर बढ़ता है, जैसे अगर 2 का पावर बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 2, 4,
फिर 8, फिर 16। तो उसी तरह से 7 का 2 का पावर 7 जो है इसका लास्ट डिजिट 8 आएगा। लास्ट डिजिट इज 8 आएगा, लास्ट डिजिट इज 8। मैंने कहा ठीक है। उसी हिसाब से 3 टू द पावर 10 का जो लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगा वो क्या होगा बच्चों, 3 टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू, मैंने कहा 3 कैसे चलता है 3, फिर स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर क्यूब करेंगे तो 27, फिर 4 करेंगे तो 1, फिर 5 करेंगे तो फिर आगे बढ़ता है 81 के बाद। तो मैंने कहा कि ये तो 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है, तो 1 3 9 ऐसे बढ़ के आ रहा है, तो 9 लास्ट डिजिट विल बी व्हाट 9। तो मैंने कहा इन दोनों का लास्ट डिजिट 9 इंटू 8 होगा। तो लास्ट डिजिट बोथ द नंबर का प्रोडक्ट इज 8 इंटू 9 विच इज 72। तो लास्ट डिजिट क्या होगा 2। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट विल बी व्हाट, मैंने कहा द यूनिट डिजिट विल बी 2 इज द यूनिट डिजिट। तो इनका मैचिंग कर दूं मैं किससे, 2 से। तो इनका क्या लिख दूं यहां पे P। फिर मैंने कहा कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, तो मैंने कहा 3 2 6, तो 3 का पावर 100, 2 का पावर 100 ऐसा लिख दूं, और 15 को क्या लिख सकता हूं 5 3 15, तो 5 का पावर 200 इंटू 3 का पावर 200। मैंने कहा जो भी हो 2 3 5 3 ही आए, मैंने कहा 2 3 और 5 कितने आए 3, तो Q का यहां Q लिख दूं 3 आए सर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3। मैंने कहा कि कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ xy इज इक्वल टू 35 इन नेचुरल नंबर फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने कहा कि दोनों 1 से बड़े हैं तो 35 मतलब 5 इंटू 7 7 इंटू 5 ऐसा हो सकता है। मैंने कहा 5 इंटू 7 और 7 इंटू 5 बिल्कुल सही बात है सर। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नेचुरल नंबर फॉर x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन दिस। तो मैंने कहा एक ही तो आया कि या तो x का वैल्यू 5 हो जाए या तो 7 हो जाए। तो मैंने कहा कि x का वैल्यू सॉल्यूशंस कितने आए, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 1 आए। दिस इज r गोज टू 1। तो मैंने कहा यहां लिख देता हूं r। अब देखो भाई, अब देखो यार, रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को पता है कि x की जगह 2 रख देना है यार। तो 2 का पावर 100 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 99 प्लस 2 का पावर 98, 2 इंटू 2 का पावर 98 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। अब देखो अगर 98 है यहां तो ये 99 हो जाएगा, तो यहां क्या होगा 2 का पावर 100 माइनस 2 का पावर 99 और प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 लिख दिया मैं यहां पे। तो कह रहा है कि यहां अगर आप देखो बच्चों तो 2 का पावर 99 कह रहा है, और ये क्या कह रहा है 2 का पावर 99 और 2 का पावर विच इज 2 का पावर 99, यहां 2 इंटू हो गया ना, 2 इंटू ये 1 में से घटा तो 2 इंटू 99, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 4। तो इसका आंसर कितना आर एस का 4। तो देखो पी क्यू आर एस किससे मैच कर रहा है, पी का वैल्यू किससे 2, क्यू का वैल्यू 3, बोला सही है सर, क्यू का वैल्यू 3 और फिर पी क्यू आर एस। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एक एक करके मैच करना था यार, ठीक है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, मैचिंग द सवाल है, ठीक है। और इस तरह के सवाल अपन क्लास में किए हैं यार, P और Q सेम तरह का सवाल है, इसका और इसका सेम तरह का सवाल है। तो मैंने ये दोनों करना सिखाया था आपको क्लास में बच्चों, दोनों को देखो आओ सॉल्व करते हैं। बेसिकली तो मैं कैसे सॉल्व कराना सिखाया था, अगर आपको याद हो कि अपने को क्यूब निकालना है और x का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, x इज इक्वल टू √5 - 2। मैंने कहा कोई समस्या वाली बात है ही नहीं सर। अगर आपको इसका क्यूब निकालना है, अगर आपको इसका क्यूब निकालना है तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इसको x + 2 कर लो सर, x + 2 का √5 कर दो इधर, और दोनों का स्क्वायर करो बच्चों। दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहां क्या आएगा x² 4x + 4 इज इक्वल टू 5, और यू कैन से दैट x² 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब अपने को ये फैक्टराइजेशन में ढूंढना है कि इनकी जगह क्या लिख के लाऊंगा। मैंने कहा ये जो वैल्यू है सर यहां पे अपने पास मिल क्या गया है, x² 4x - 1, तो x² 4x - 1 किस में पुट करना है बच्चों, x³ प्लस x³ प्लस 2x³ 11x², 2x³ प्लस 11x², फिर प्लस 10x + 4 प्लस 10x + 4। अब इसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करना है सिमिलरली ये वैल्यू, क्योंकि अब अपने को क्यूब करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा x का वैल्यू अगर मुझे मिल गया है बच्चों, x का वैल्यू अगर मुझे मिल गया है बच्चों, तो मैं यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट इन इसमें, तो यू विल गेट इट एज अ 7। आप x² 4x को
एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, देखोगे 3 आएगा और 4 पहले से बचा था तो 7 आएगा। सिमिलरली अगले सवाल को भी यही काम करना है। अगर अगले सवाल में देखो तो ये काम क्या करना है यहाँ पे कि x माइनस 2 लिख दो सर, और यहां पे रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर कितना प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इनको सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर अगले सवाल में क्या लिख दूं कि बेसिकली अगले में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट किस में करना है, एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, और फिर कितना लिख दूं माइनस 6x प्लस 7, माइनस 6x प्लस 7, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है उठा के। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिखूं यहां पे पी क्यू क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो यहां कितना था सर 7 और 1 8, तो दिस विल बी 8 विल बी द आंसर। यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ये कौन सा है भाई, इसको अपन पी क्यू, इसको लिख दिए पी, इसको लिख दिए क्यू, और मैं यहां आर को सॉल्व करने वाला हूं भाई। आर को देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, बेसिकली बच्चों इसको परफेक्ट फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं, परफेक्ट फैक्टराइजेशन में। तो स्क्वायर की चिंता मत करो, आप स्क्वायर की चिंता मत करो, आप तो 11 प्लस रूट 30 को देखो यार कि 11 प्लस 2 रूट 30 यहां लिख दिया मैंने कहा ठीक है, ये क्या है रूट में है, देखो ये क्या है रूट में है, तो मैंने कहा इसको बना दिया मैं रूट में, इसको बना दिया मैं रूट में। अब सोचो इनके बारे में क्या सोचना है कि अब कह रहा है 10 प्लस रूट 4 है, तो इसको भी आपको ऐसे कन्वर्ट कर लेना बच्चों, 10 प्लस 4 रूट 6 है और ये क्या है रूट में है। तो पहले तो इसको बनाओ, ये क्या बनाओगे कि मैंने कहा 6 5 जो 30 होता है सर, तो मैं कहूंगा यहां की रूट 6 रूट 5 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 5, इसका स्क्वायर है सर बेसिकली ये नंबर, और इसका रूट लगा देना है। तो मैंने कहा कि अगर आप नीचे वाले को देखो यहां, तो यहां भी क्या करूंगा 10 और अंदर क्या डाल दूं 24, तो यहां लिख दूंगा मैं 24, तो 24 मतलब 6 4 जा 24, तो मैं कह रहा हूं कि इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, इसको क्या लिख दूं फिर 6 4 जा 24 अगर लिखना है तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो इसको कि रूट 6 रूट 4 10 और 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 4, ऐसे बना दिया यार इसका स्क्वायर, और इसका रूट लेना है। इसका मतलब यह है कि अपने पास यहां मिल गया रूट 6 प्लस रूट 5, और यहां कितना मिल गया बच्चों रूट 6 प्लस रूट 4, और इन होल का स्क्वायर है, इस होल का स्क्वायर है। तो सवाल अब बहुत आसान हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी में। तो मैंने कहा बेसिकली यहां पे क्या लिखना है बच्चों रूट 6 प्लस रूट 5 और प्लस यहां कितना लिख दूं रूट 6 प्लस रूट 4, और इनका होल का स्क्वायर निकालना है सिंपली। सिमिलरली आप यहां पे भी वही काम करोगे कि सर रूट 6 प्लस रूट 5, इसको मैं बना दिया। मैंने कहा यहां पे क्या है प्लस, तो यहां पे क्या होगा माइनस, क्या लिख दूं यहां पे बच्चों रूट 6 प्लस रूट 4, तो मैंने कहा कि यहां पे तो क्या बच जाएगा, यहां तो बड़ा आसान बच जाएगा क्या रूट 5 माइनस रूट 4, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। जिस तरह से ये देखो बड़ा आसानी था, यहां पे तो क्या प्लस था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा, यहां पे तो सिंपली क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 9 और माइनस 2ab, तो 2ab क्या लिखूंगा बच्चों 2 इंटू रूट 5 इंटू बी, तो बी को क्या लिख सकता हूं 4, तो यहां लिख दिया 4। तो अल्फा और बीटा के बारे में समझाना था, तो ओवरऑल अगर मैं लिखूंगा इसको लिखूंगा 4 माइनस यहां कितना लिख दूं सर यहां 4 4 जा 16, तो 16 5 जा 80 हो गया। तो इन दोनों को अपना अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, आसान सवाल है, ये तीनों अपन क्लास में करे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करना है, सवाल में कुछ है नहीं, अपने को इनका परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर ये किस नंबर का बन के आएंगे। सिमिलरली आपको इस तरह के सवालों में क्या करना होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर, चाहे अगर एक्स क्यूब तक आप जा सकते हो, एक्स क्यूब का अगर मिल पाएगा तो ठीक है, अन्यथा निकालने की जरूरत नहीं, आप एक्स स्क्वायर निकाल के और अगले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट इज ऑल। ठीक है, आप अगर इसमें इसका वैल्यू निकालने जाओगे ना कि एक्स का वैल्यू ये रख दूं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो वो ऐसे निकलेगा नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस तरह से सॉल्व कर। ठीक है, चलिए